नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, चर्चा हो रही है बहुत सुंदर विषय पर कि युवा वर्ग अपने जीवन का लक्ष्य किस प्रकार निर्धारित करे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए बहुत गहराई से इस पर चिंतन करने की, चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट एक बार रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। एक टीटी उनके पास पहुंचा और टीटी बहुत परिचित था उनका, बहुत बड़ा प्रशंसक भी था उनका। उनके पास बैठ के उनके साथ गप्पे लगाने लगा। जब वो जाने लगा टीटी, तो ये जो साइंटिस्ट महोदय थे, इन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया कि टिकट कहाँ है ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं। तो जब उन्होंने देखा टीटी ने कि बहुत परेशान हो रहे हैं, टिकट ढूंढने में इन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप आराम से ढूंढ लीजिए, मैं फिर से चक्कर लगा के आता हूं। दूसरी बार जब वो पहुंचे, तब फिर से उन्होंने देखा कि वो जो साइंटिस्ट हैं वो फिर से अपनी टिकट ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिलैक्स रहिए सर, कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें, आप जहां भी जाना है आप आराम से जाइए, आपने टिकट लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो साइंटिस्ट ने कहा, भाई मैं तुम्हें दिखाने के लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं इसलिए टिकट ढूंढ रहा हूं ताकि मुझे तो पता चले कि मुझे उतरना कहां है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जीवन में हमें जाना कहां है, पहुंचना कहां है, ये जब तक हमें पता न हो तब तक हमारे जीवन की जो गति है, दिशा है, हमारी दशा है, बहुत ज्यादा प्रभावित होती रहती है, नष्ट होता रहता है हमारा समय, हमारी ऊर्जा। इसीलिए इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हम आज भी जारी रखेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह राजयोगी सूर्य भाई जी यहाँ उपस्थित है। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्राता जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। प्राता जी, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि लक्ष्य जब व्यक्ति एक निर्धारित कर लेता है तो एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास जो योजना उसे बनानी चाहिए, उसमें से एक बात आपने बहुत सुंदर कही थी कि एक मनोचित्रण करे, एक विजन उसके पास होना चाहिए कि उसे कहां पहुंचना है, क्या करना है। दूसरी बात आपने बहुत सुंदर कही थी कि एक तीव्र ललक हो, क्योंकि जब तक एक तीव्र इच्छा नहीं होगी तब तक वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेगा, अन्य अन्य दिशाओं में जाता रहेगा। और तीसरी बात आपने बहुत प्यारी इसके साथ जोड़ी थी कि यदि बहुत बड़ा लक्ष्य है तो छोटे छोटे लक्ष्यों में उसे विभाजित कर लिया जाए ताकि उसे देख भी सके, मूल्यांकन कर सके और साथ ही वो आगे की ओर बढ़ भी पाए, उसके सहज भी हो आगे बढ़ना। कहते हैं इसके साथ साथ और कौन सी चीजें आवश्यक हैं लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए? हाँ, देखिए, लक्ष्य मनुष्य बहुत अच्छा बना ले जी। लेकिन प्लानिंग कुछ भी ना हो तो लक्ष्य केवल मन में या कागज पर ही रह जाएगा जी। इसलिए एक बहुत सुंदर प्लानिंग की भी जरूरत है कि उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है। मान लो हम एक यात्रा भी करते हैं और हमें मान लो यहाँ से दिल्ली जाना हो, तो लक्ष्य हमारा है हमें दिल्ली जाना है, लेकिन प्लानिंग हमने पहले से ही शुरू कर दी है कि टिकट रिजर्व करा ली है, कौन सी ट्रेन हमें लेनी है वो हमें पता है, और जिस दिन हम चल रहे हैं उस दिन भी हमारे पास प्लान है कि हमें जहां से ट्रेन पकड़नी है 1 घंटा उससे पहले हमें यात्रा भी करनी है, इतने बजे हम चलेंगे, ट्रेन से हमें 15 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए, फिर हम उसमें बैठेंगे, इतने बजे हम दिल्ली पहुंचेंगे, हमें रास्ते में भोजन भी चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए, इस सब की प्लानिंग हम पहले से ही कर लेते हैं। अगर केवल ये लक्ष्य हो के दिल्ली पहुंचना है और हम टिकट भी रिजर्व न कराएं, हमें पता भी ना हो कौन सी डेट पर हमें चलना है, तो हमारा लक्ष्य केवल लक्ष्य ही रह जाएगा। तो अपने लक्ष्य के लिए एक सुंदर योजना हम बनाएं और उस योजना पे जितने विस्तार से हो सके हम विचार करें। छोटी छोटी बातें जैसे आपने कही, कहाँ से भोजन लेना है, पानी लेना है, कितने बजे पहुंचना है, तो लक्ष्य को भी उसी रूप में लेते हुए हम बहुत बारीकी से हाँ, स्टूडेंट्स का लक्ष्य है या किसी व्यापारी का लक्ष्य है या किसी साइंटिस्ट का लक्ष्य है, वो कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसने लक्ष्य तो बना लिया लेकिन उसे एक्टिव तो होना ही पड़ेगा, उसकी एक सुंदर प्लानिंग करनी पड़ेगी और छोटी छोटी प्लानिंग भी करें कि आज ये काम कर लेना है, कल ये काम करने है। साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम उसका अवलोकन भी करते रहें, मतलब एक विश्लेषण हमारे अंदर होता रहे कि भाई 4 दिन रह गए हैं, अभी एग्जाम के 10 दिन रह गए हैं, अभी 15 दिन बाकी हैं, या कम होता जा रहा, अब 1 दिन रह गया, तो मेरी तैयारी कितनी है। ऐसा नहीं हो कल एग्जाम है और मैं रात तक पढ़ ही रहा हूँ, एग्जाम देने के समय बिल्कुल किताब खोल के बैठा हूँ, मम्मी कह रही है चलो जल्दी टाइम हो गया है, बस आ गई है, और हम तब तक पढ़ रहे, ऐसा ना हो। तो एक सुंदर प्लानिंग हो, उसका अवलोकन करते रहें कि हमारी तैयारी उसके अनुरूप
चल रही है क्या, ये भी बहुत आवश्यक है। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, मान लो हमारे पास 6 मास थे और हमने 5 मास तो बिता दिए, लेकिन हमने अवलोकन किया ही नहीं कि हमारी तैयारी पूरी हुई या नहीं। जब 1 मास रह गया तब हमने देखा कि काम तो 1/3 ही हुआ है, 2/3 बाकी है, तो ये भारी पड़ जाएगा, टेंशन देने वाला हो जाएगा। इसलिए एक ऐसी प्लानिंग कि 1 मास में इतना काम पूरा कर देंगे, दूसरे मास में इतना काम पूरा कर देंगे, साथ साथ उस पर एक दृष्टि रहे कि हो गया या नहीं। और जो लोग भ्राता जी ऐसा करते हैं, मुझे लगता है वो जीवन को बहुत सहज तरीके से जीते हैं। उनके पास भरपूर समय भी होता है और हर चीज को वो समय दे पाते हैं। और जैसा आपने कहा कि यदि अवलोकन नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने प्लानिंग की है उसके अनुसार वो काम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, यदि वो ये नहीं देखते हैं तो लास्ट में उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसे ही देखो, बहुत जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो जो आज पढ़ाया गया उसको आज ही तैयार कर लेते हैं। उन्हें टेंशन ही नहीं रहती कि ये तैयार नहीं है, वो उन्हें पक्का है, याद है हमें, और हम इसके लिए बस एग्जाम से पहले एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे और काम पूरा हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसे कहूंगा कि हर व्यक्ति कुछ अच्छी आदतों का भी अपने अंदर निर्माण करे और कुछ जो गलत आदत उसे पड़ जाती हैं उसका वो उन्मूलन भी करे, उनको समाप्त भी करे। मेरे पास युवक आते हैं बहुत सारे जो कुछ गंदी आदतों के शिकार हो गए हैं और उन गंदी आदतों से वो खुद बहुत परेशान हैं, अपनी आदतों को किसी को बता नहीं सकते हैं, मुझे तो बता देते हैं। जब उनको हल मिल जाता है तो सचमुच जैसे उनकी सफलता का द्वार खुल जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि किसी बुरे संग में आकर कोई गंदी आदत मनुष्य को ना पड़ जाए। जैसे विवेकानंद जी ने कहा है, शायद आपकी इस बात को मैं उनके कथन के साथ जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य के मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में तुम्हें लगता है कि अवरोध पैदा कर रहे हैं, उनका विष की भांति त्याग कर दो। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। क्योंकि अगर हम उनका त्याग नहीं करेंगे तो वो हमारी मानसिक शक्तियों को जहरीला करती जाएंगी, वो हमारी बौद्धिक क्षमताओं पर कुठाराघात करती जाएगी और हमें लक्ष्य से दूर भी करती दूर हो जाएंगे। मैंने देखा ऐसे युवक जो गंदी आदतों के शिकार हो गए, कुछ व्यसनों के वश हो गए, कुछ और गंदी आदतें होती हैं युवकों को पवित्रता से संबंधित, अपवित्रता से जुड़ी हुई, तो मैं देखता हूँ वो मानसिक रूप से बहुत वीक होने लगते हैं, उनके जीवन में खुशी नष्ट होने लगती है और इसका सीधा इफेक्ट आता है उनकी बौद्धिक क्षमताओं पर। और अगर किसी मनुष्य की बौद्धिक क्षमताओं का ह्रास होने लगे तो उसके पास करने को कुछ नहीं रहता है। तो अच्छी आदतों में किन चीजों को युवा वर्ग अपने जीवन में शामिल करे? एक तो देखिए, आजकल हालांकि ये चीज बहुत कम रह गई है हमारे समाज में, हमारे टोटल परिवेश में, सत साहित्य का अध्ययन। मुझे अपने जीवन की बात याद है, सबसे पहले मैंने जीवन चरित्र पढ़ा था आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद जी का, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। दूसरा मैंने पढ़ा स्वामी विवेकानंद का, फिर मैंने पढ़ा महात्मा गांधी का, और ऐसे ही मुझे छोटी छोटी किताबें मिलती रही। हमारी हिस्ट्री में जो हीरो हुए हैं उनके चरित्र मुझे थोड़ा थोड़ा उनका हिस्सा पढ़ने को मिलता गया। उनसे मैंने जो कुछ सीखा वो एक्चुअली और कहीं से नहीं सीखा है। तो मैं ये अपने साथी विद्यार्थियों को, बड़ों को, सबको कहूंगा कि सत साहित्य का अध्ययन, क्योंकि जो चीज हम रुचि से पढ़ते हैं वो हमारे मानस पटल पर पूरी तरह छप जाती है, वो हमारे जीवन में धारण हो जाती है। एक बहुत अच्छी धारणा तो ये है सबके लिए। जी, तो सत्य साहित्य का अध्ययन करें। लेकिन भ्राता जी, आजकल कहीं न कहीं थोड़ा सा ये विलुप्त होता जा रहा है, ऐसा लगता है। यही मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने आजकल ज्यादातर लोग समय टीवी के सामने, इंटरनेट जो उनके पास टाइम बचा वो टीवी पे या नेट पे देंगे, तो इससे उनका सोशल लाइफ भी बहुत प्रभावित हो रहा है बहुतों का। और इससे जो ये पढ़ने की टेंडेंसी थी मनुष्य के अंदर, ये लुप्त होती जा रही। अभी टीवी पे तो बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता है, मैं भी देखता हूँ और जो साथी देखते हैं वो बताते हैं कि कोई बहुत अच्छी बातें टीवी से मनुष्य को मिलती अवश्य है। मैं ये नहीं कहूंगा, टीवी में जो चैनल्स आ रहे हैं या जो भिन्न भिन्न लोग सीरियल बनाते हैं उनसे अच्छी बातें भी लोगों को सीखने को मिलती हैं, पर सीखने वाले की अपनी उस तरह की मनोवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि साहित्य का अध्ययन करने की जो हमारी एक आदत थी वो बहुत कम होती जा रही है।
है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मनुष्य के चरित्र पर पड़ रहा है। एक छोटी सी बात कर लें, ज्यादा नहीं, शुरू करें 15-20 मिनट से, कि हमें रोज 15-20 मिनट, फिर आधा घंटा बस। इसमें महापुरुषों की जीवनी हो सकती है, हाँ, कुछ अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं जो जीवन को हमारे कैरियर से जुड़ी हुई हो, हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई हो, या फिर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हो, मॉरल वैल्यूज की कुछ चीजें हों, चरित्रवान बनाने की कुछ चीजें हों, कुछ ऐसी सुंदर कहानियां मिलती हैं कि लोगों ने कैसे साहस पूर्वक एक ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त किया, कैसे उन्होंने, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेज आए, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहे। कष्ट हुए, शारीरिक कष्ट हुए, वो गिर गए, उनकी टांगें टूट गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये चीजें मनुष्य के अंदर निर्भयता लाएंगी, हिम्मत का विकास करेंगी और एक आत्मविश्वास पैदा करेंगी कि नहीं, कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक साहित्य का अध्ययन जो है, अच्छे साहित्यों का अध्ययन, जैसे आपने एक बहुत अच्छे पॉइंट पे छोड़ा, मुझे याद आ गया, अब्राहम लिंकन जी की बात मुझे याद आई। 21 वर्ष से लेकर के भ्राता जी 51 ईयर्स के जब वो हुए तब तक लगभग ये 30 वर्ष का समय ऐसा रहा उनके जीवन में कि जहां भी उन्होंने हाथ डाला वहां ही उनको असफलता मिली। चाहे वो बिजनेस में उन्होंने हाथ आजमाया हो, चाहे पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया हो, उनकी पत्नी ने भी शरीर छोड़ दिया, बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में घटी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और शायद कहीं ना कहीं वो अपने मूल्यों के साथ जुड़े रहे होंगे। जो 52 ईयर्स जब वो ओल्ड थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। देखिए, इस अब्राहम लिंकन की कहानी से भी हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है, और ये भी एक साहित्य ही है ना भ्राता जी, जैसे आपने कहा सत साहित्य। तो ये उनके जीवन की ऐसी घटना की ऐसी परिस्थिति से भी व्यक्ति जब सफल होकर के इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? बस तो हमें उनसे ये सीखना है। देखिए, अगर हम उनकी ये बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा कि असफलता होने पर मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है हर असफलता तुम्हारा बेस्ट टीचर बनकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाए, हर हार तुम्हें विजय का तिलक देने वाली हो जाए। तो मनुष्य को ये सब पढ़ने से इतना अच्छा होगा कि वो हिम्मत नहीं हारेगा, वो कभी निराश नहीं होगा और उसे ये पता होगा कि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने से पहले कई बाधाओं को हर मनुष्य को पार करना ही पड़ेगा, सीधा रास्ता कहीं भी नहीं है। और ये उसके अनुभवों को बढ़ाते ही हैं और उसे और ज्यादा परिपक्व और सशक्त बनाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही सत साहित्य के अध्ययन के साथ मैं अब दूसरी चीज जोड़ूंगा, थोड़ा जल्दी उठने की आदत। हाँ, देखिए, सवेरे का जो समय होता है, थोड़ा जल्दी से मतलब ये है कि सूर्योदय से पूर्व। आजकल दिनचर्या वैसे ऐसी हो गई है कि लोग 8, 9 या 10 बजे तक, खास करके युवाओं के साथ कई बार ऐसा होता है कि देर रात तक कार्य करते हैं और देर सुबह जगते हैं। बिजनेस पीपल के साथ भी यही हो रहा है कि 12, 1, 2 बजे तक काम किया और फिर अगले दिन 10-12 बजे तक सोए रहे और फिर जगेंगे। तो जब सूरज की किरणें पड़ने लगती हैं, देखिए उससे क्या होता है कि प्रकृति में बहुत सारा रिएक्शन होने लगता है गर्मी से, सूरज की एनर्जी से। उससे जो सात्विकता थी वातावरण की वो नष्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पोल्यूशन या तामसिकता हमारे चारों ओर फैल जाती है। तो जब मनुष्य गहरी नींद से उठेगा तो इस वातावरण का इफेक्ट उसके ब्रेन पर, उसके मन पर अवश्य आएगा। तो ये टोटल एक जीवन को एंजॉय करने के मार्ग में एक अच्छी चीज नहीं है। सूर्योदय से पहले उठें, थोड़ा बाहर आ जाएं घर से, प्रकृति के सौंदर्य को निहारें, आकाश के नीचे आए, खुली हवा का आनंद लें, देखें ये प्रकृति, ये संसार, ये जीवन सचमुच कितना सुंदर है। तो सवेरे उठने से विचार सुंदर होंगे और किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए विचारों की सुंदरता बहुत आवश्यक है। और सुबह प्रातः जी वो अपने लक्ष्य को चाहे तो एक पेपर पे लिख भी सकते हैं, अपने लक्ष्य को रिवाइज भी कर सकते हैं। और चूंकि जैसे आपने कहा कि बहुत सुंदर वातावरण होता है सुबह, तो मन में यदि सुबह सुबह अपने लक्ष्य को अपने अंदर डाल लें तो और भी बेहतर हो। लक्ष्य को भी डाल लें और अगर कोई निगेटिविटी आ गई है, कहीं असफलता हो रही
है, कहीं निराशा बढ़ रही है, कहीं उसको लग रहा है कि तुम तो पहुंच नहीं पाओगे यहाँ, तो सवेरे का जो सुंदर वातावरण है, शुद्ध जो प्रकृति है, वो उसके विचारों पर फिर से सुंदर प्रभाव डालेगी और उसमें जो कहीं ना कहीं हीन भावना आ गई है वो उससे बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, एक हो गई कि एक सुबह उठने की आदत डाली जाए, इसके अलावा कौन सी ऐसी आदतें और हो सकती हैं, क्योंकि आदतों की बात हो रही है और आदतों की लंबी श्रृंखला हो सकती है। कुछ चुनी हुई ऐसी बातें जिन्हें युवा वर्ग अपने लक्ष्य तक पहुंचने में यूज कर सकता है, शायद जिसके बारे में उन्हें जानकारी अभी ना हो, लेकिन पहले से ही जी ईमानदारी, सत्यता और क्रोध मुक्त जीवन पर ऐसे युवा बहुत ध्यान दें। देखिए आजकल क्योंकि मोरल वैल्यूज की चर्चा नहीं है, तो लोग जब ईमानदारी की बात सुनते हैं तो वो ये कहते हैं तो किताबों में लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कोई बेस्ट पॉलिसी है थोड़ा ही, आजकल तो डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। डिसऑनेस्ट पीपल हैव बिकम वेरी वेल्दी, आजकल तो लोग ये सोच रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जो मान्यताएं हैं, जो मूल्य हैं, उनका तो अपना महत्व है ही। मनुष्य स्वयं चाहे कितना भी झूठ बोलता हो, वो दूसरों से ये अपेक्षा करता है कि वो सच बोलें। बाप चाहे कितना भी झूठा हो, वो सोचता है मेरे बच्चे सत्यवादी हो जाएं। तो मूल्य का मूल्य तो बहुत है ही, इसलिए सत्यता, ईमानदारी, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं, एक दूसरे के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, दूसरों को उमंग दिलाना, दूसरों की कमियों पर हमेशा ध्यान न देना, उनकी कमियां गिनाते न रहना, अपने चित्त को शांत रखना, बात बात में क्रोधित न हो जाना, इरिटेट न हो जाना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनने में सहायक होती हैं। और एक सफलता के साथ, लक्ष्य प्राप्ति के साथ अगर मनुष्य अच्छा इंसान भी है तो समझ लें सोने में सुहागा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही तो अल्टीमेट एक गोल होना चाहिए कि हम एक सुंदर और अच्छा इंसान बने। जो भी कर रहा है व्यक्ति, एक डॉक्टर बनने का लक्ष्य हो, इंजीनियर बनने का लक्ष्य हो, जो भी लक्ष्य हो, अल्टीमेटली व्यक्ति को याद किया जाता है एक अच्छे इंसान के तौर पे। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो रोज समाचार आ रहे हैं कि अच्छे अच्छे डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं, मिलिट्री के अच्छे अच्छे ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं। तो कमी यही रह गई है कि उन्होंने अपने टैलेंट्स बढ़ा लिए हैं, उनका पद पोजीशन बहुत अच्छा हो गया है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत श्रेष्ठ हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वैल्यूज, ये जो सुंदर आदतें थी, इन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो छोटी छोटी बात उन्हें परेशान करने लगी। मान लो पति पत्नी है, एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी भी डॉक्टर है, वो भी एक्सपर्ट है, वो बहुत पैसा कमा रही है। अब यहाँ दोनों का ईगो टकराएगा, बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे। किसी में एक गंदी आदत है दूसरे के अवगुण उजागर करने की, पति कहेगा तुम ऐसी हो, वो कहेगी तुम ऐसे हो, तो इससे क्या है, आपसी प्रेम का वातावरण, सम्मान का वातावरण नष्ट होता जाएगा और ये कहीं ना कहीं टेंस करते करते मनुष्य को ऐसी मनोस्थिति पर ले जाता है, वो कहता है इससे तो मर जाना अच्छा है। तो देखिए ये श्रेष्ठ आदतें हमें जीवन का सुख दिलाती हैं और यही हमें एक बहुत अच्छा सफल और पूर्ण मानव बनाती है। लेकिन पता जी, कहीं ना कहीं शायद इनकी चर्चा नहीं होती है या आसपास वो इन चीजों को देखते नहीं है, तो शायद इसे अपने जीवन के लक्ष्य में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि इन चीजों का यदि समावेश हो जीवन में तो जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा। बहुत सारी बातें इन मूल्यों के संदर्भ में की जा सकती हैं भ्राता जी, लेकिन केवल एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। कई लोग ये सोचते हैं, जैसे ईमानदारी की बात आपने कही, कि यदि व्यक्ति ईमानदार होता है तो समाज में रहना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कईयों ने ईमानदारी बरतते हुए बहुत सारी चीजों को उजागर किए कि भाई यहाँ लोग डिसऑनेस्ट हैं, यहाँ है, और उनको मार दिया गया, उनके जीवन का ही अंत कर दिया गया। तो जब लोग ये देखते हैं तो सोचते हैं कि समझौता करके चलना ज्यादा अच्छा है। ऐसे में क्या करें? बात तो ठीक है। देखिए यहाँ एक छोटी सी गलती हो रही है मनुष्य से कि मैं ईमानदार हूँ, ये तो बहुत सुंदर बात है लेकिन सब ईमानदार हों, ये सोचना कहीं ना कहीं
संपूर्ण सत्य नहीं है। लेकिन भ्राता जी, यदि सिस्टम में वो भी व्यक्ति है, हाँ। और सिस्टम में ये चीजें चली आ रही हैं, मैं भी उस कड़ी में हूँ, और वहां यदि मैं नहीं मानता हूँ कि मुझे ईमानदार रहना है और बाकी लोग सब वैसा ही कर रहे हैं और मुझे वो करना ही पड़ता है, नहीं करता तो मुझे रास्ते से हटा दिया जाता है, इस केस में क्या? हाँ, ऐसे केसेस तो जहां तहां, ये समस्या तो जहां तहां हर व्यक्ति को जो ऑफिसेज में हैं उन्हें फेस करना ही पड़ता है कि अगर वो उनकी डिसऑनेस्टी में, उनके करप्शन के कार्य में साथ नहीं दे रहा तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूर, जहां वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, जहां उसको जहां सड़कें नहीं हैं, पहाड़ियों में, गांव में, और वो योग्य व्यक्ति बेचारा अपने जीवन से परेशान होगा तो फाइनली वो यही सोच लेता है कि इन जैसा ही मुझे बन जाना चाहिए, समझौता कर लेता। लेकिन ये हमें एक बहुत गहराई से परखना होगा कि ईमानदारी भी हमारी तूफान न बन जाए, ईमानदारी हमारी इतनी ज्यादा न हो जाए कि हमारी ईमानदारी लोगों को परेशान करने लगे, हमारी ईमानदारी दूसरों को कष्ट पैदा करने लगे, उनको टेंशन देने लगे कि भाई ये भी यहाँ बैठा है, जरा सावधान रहो। तो फ्लेक्सिबल होना भी समय अनुसार मनुष्य के लिए परम आवश्यक होता है, क्योंकि सब ईमानदार नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो जैसा है, जैसी सिचुएशन है, जैसा समय है, उस अनुसार अपने को फ्लेक्सिबल रखना ये भी आवश्यक है। ठीक है, आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनको तो आप रोक नहीं सकते ना। ठीक है, मतलब अपने स्तर पे हम इस चीज को अपने जीवन में लाएं। बाकी यदि सिस्टम में वो चीज है तो जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें। हाँ। उसके ज्यादा जहां तक आपकी पहुंच नहीं हो सक रही है तो आप उस चीज में या तो दखल अंदाजी न करें या परेशान ना हो सोच करके, यही बात की जाए। ठीक है भ्राता जी, एक चीज ये ईमानदारी की जो आपने कही, हम ईमानदारी के साथ साथ इन मूल्यों को अपने जीवन में लाके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये मूल्य, जैसे मैंने आपको दूसरी बात कही कि हमें कुछ स्रोत नहीं मिल पाते हैं कि कहां से ये जो मूल्य है इन चीजों को हम सीखें या धारण करें, तो इनका स्रोत क्या हो सकता है? देखिए, आध्यात्मिकता इनका स्रोत है जी। एक व्यक्ति चाहता है मैं सत्य बोलूं, लेकिन ऐसी बाधाएं सत्य के मार्ग में भी बहुत हैं, और सत्य का मार्ग वो देखता है कांटों से भरा हुआ है, सभी तो असत्य के मार्ग पे चल रहे, तू अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ेगा। अगर हमारे पास स्पिरिचुअल पावर हो, स्पिरिचुअल पावर का यहाँ सीधा सा अर्थ है मन की शक्ति। अगर हमारे पास मन की श्रेष्ठ शक्ति है तो हम अपने सत्य के मार्ग पर अडिग भी रह सकते हैं, निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ सकते हैं, और हम इस इच्छा को भी त्याग सकते हैं कि सब भी सत्य हों, क्योंकि हम ये जानते हैं ये कलयुग का अंत है, यहाँ सभी सत्य नहीं हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत आवश्यकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार पर, स्पिरिचुअलिटी में जो राजयोग सिखाया जाता है उसके आधार पर, मॉरल वैल्यूज का हमें ज्ञान भी मिलता है और उन्हें अपने जीवन में धारण करने की शक्ति भी मिलती है। बहुत सुंदर भ्राता जी, आज आपने जो सुंदर बातें रखी हैं और अंत में जो आपने कहा कि स्पिरिचुअल पावर की आवश्यकता है ताकि लक्ष्य की ओर भी बढ़े और मूल्यों को भी अपने जीवन में लाएं, आज की इस चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज आपने देखा कि किस प्रकार लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए 3 बातों पर आज विशेष की चर्चा हुई है, जिस पे आप जरूर ध्यान देंगे और विचार करेंगे। एक बात ये जो हमारे ध्यान में आई कि हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें, योजना बनाएं कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो किन किन पड़ावों से होकर के पहुंचना है, और हर पड़ाव का हम अवलोकन भी करें ताकि हम देख सकें कि निश्चित समय जो मैंने किया था कि इस समय तक मुझे यहां पहुंचना है, उस समय तक मैं वहां पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। अवलोकन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरी बहुत सुंदर बात जो भ्राता जी चर्चा कर रहे थे, मूल्यों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यदि जीवन में मूल्य है, कुछ बहुत अच्छी आदतें हैं, तो वो स्वतः ही हमें लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहते हैं। तो इन सुंदर विषयों पर आप चिंतन कीजिएगा, और साथ ही यदि लक्ष्य से जुड़ी हुई बातें या हमारी जो चर्चा हो रही है उनसे जुड़ी हुई बातों पे कोई आपका सुझाव हो, कोई आपका प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का हम सादर आमंत्रण करते हैं। उन्हें आदर से हम स्वीकार करेंगे और अपने इस कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत अपने मित्र को। नमस्कार।